बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। और देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर से ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग साइंस के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सब लोग प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पूछा गया है कि CaOCl2 का साधारण नाम क्या है। फ्रेंड्स ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बार बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता है। तो देखिए, CaOCl2 का साधारण नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर या फिर इसको विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विरंजक चूर्ण भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि CaOCl2 का साधारण नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, कैल्शियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट, ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? CaOCl2 का साधारण नाम हो गया ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, और रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अच्छा, प्रश्न उलट के भी पूछा जा सकता है कि विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा CaOCl2। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, शुष्क बुझा हुआ चूना। कल ही मैंने आपको बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला बताया था, कल वाले जो बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम था उसमें पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। तो शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तप्त कर यानी कि गर्म कर उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्लियर? बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना? इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा, जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट जिप्सम है और हेमीहाइड्रेट जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है? अच्छा, साधारण नमक NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अच्छा, वाशिंग सोडा का जो धवन सोडा है उसका फॉर्मूला पूछेगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है वाशिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। तो सारा पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कितने प्रश्न कवर हो गए? 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर से भी रिलेटेड मैंने बताया, तो 6-7 प्रश्न आपके कवर हो गए। चलिए, प्रीवियस ईयर का ढेर सारा मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है, जा करके देख लीजिएगा। देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो देखिए पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की मान की बात करते हैं, तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो छोटा जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो है मान होता है। इसका मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है ना, और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
चलिए गैस के कण, तो देखिए गैस के कण जो होते हैं ना, ये एक दूसरे से कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच का जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, और ये कण स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गमन करते हैं। वहीं इसके विपरीत ठोस में जो है अंतर्वाणिक बल ज़्यादा होता है, और एक दूसरे से ये कसे हुए रहते हैं, समीप रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सब लोग बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑक्टेट का नियम जो है किसने दिया था। अच्छा, आपने ऑक्टेट और आपने ट्रायड का नियम पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसको कि हिंदी में त्रिक बोला जाता है, ठीक है ना, त्रिक का नियम, और यहाँ पर पूछा गया ऑक्टेव का नियम। अच्छा, सबसे पहले ये आवर्त सारणी से संबंधित है, तो आवर्त सारणी के बारे में जान लीजिए। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, आवर्त सारणी का जनक माना जाता है किसको, तो मेंडलीफ को माना जाता है। वहीं अगर आधुनिक आवर्त सारणी पूछ लेगा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, तो ये मोसले को माना जाता है। आधुनिक शब्द लगा देगा तो हेनरी मोसले याद रखिएगा, और केवल आवर्त सारणी का जनक पूछेगा तब मेंडलीफ याद रखिएगा। ऑक्टेव का नियम जो है ये किसने दिया था, तो फ्रेंड्स ये न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था ऑक्टेव का नियम। हिंदी में इसको अष्टक का नियम बोला जाता है, अष्टक का नियम, ठीक है ना, अष्टक का नियम। अच्छा, ट्रायड यानी कि त्रिक का नियम किसने दिया था, तो त्रिक का नियम डोबेराइनर ने दिया था। किसने दिया था, डोबेराइनर ने दिया था, डोबेराइनर ने, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल दिया गया है 340 मीटर पर सेकंड हो और आवृत्ति दिया गया है 1700 हर्ट्ज हो, तो तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए मीटर में दिया गया है, इसको सेंटीमीटर में आपको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए तरंग दैर्घ्य पूछा गया है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू यानी कि तरंग दैर्घ्य इक्वल टू होता है C/F। C/F होता है, C ध्वनि का वेग है और F आवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्वनि का 340 दिया गया है और आवृत्ति यहाँ पर 1700 दिया गया है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो यह आपका निकल के आ जाएगा 0.2 मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सेकंड में क्या होगा। तो सेकंड में इसको चेंज कर दीजिए, सॉरी सेंटीमीटर में जब इसको चेंज कर दीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर ये आ जाएगा ना, 20 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को जो है किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को, सभी प्रोकैरियोटिक जीव, जैसे कि इसमें जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब आते हैं, इनको जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इन सभी जीवों में केंद्रक झिल्ली तथा वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, क्लियर। चलिए उसके में देखिएगा कि इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण इसमें से प्रभावी है। तो मटर के फूलों की अक्षीय स्थिति एक प्रभावी लक्षण है, मटर के फूलों की अक्षीय स्थिति, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, आनुवांशिकता का जनक जो है ये किसको माना जाता है, मेंडल को माना जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है, और इन्होंने जो है अपना शोध मटर के पौधे पर किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर संबंधित है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखिए न्यूक्लियस है इसमें से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, वहीं यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक है, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है और पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। देखिए इस बुक की खासियत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दिया गया है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के पूछे जाएंगे, तो ये पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए विषय सूची में आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो अभी 2025 में पेपर हुआ है, 2024 का भी इसमें, 2023 का भी, 22 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय है पूरा यहाँ पर डिटेल में जो है सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सभी विषय के। हिंदी का देख लीजिए, उसी प्रकार से सामान्य विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, इंग्लिश का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग का, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो और यहाँ पर देखिएगा पूरा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, और ख़ास बात क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो पूरे डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही बेस्ट बुक है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए चक्षु के स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु पब्लिकेशन का बिहार डीएलएड का ये प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को इसके साथ और भी मजबूत कर सकते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय आपने पढ़ा है ना, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो देखिए नवीकरणीय में आपका सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका पवन ऊर्जा है वो आ जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जो हाइडल एनर्जी है, जो जल से संबंधित ऊर्जा है, वो आपका नवीकरणीय ऊर्जा में आ जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है। बाकी ये सब जो है कोयला, पेट्रोल, ये सब जीवाश्म वगैरह होते हैं, ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। चलिए ग्रीन मफलर संबंधित है, ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है कई शिफ्ट में। तो ग्रीन मफलर जो है ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है ना, ध्वनि प्रदूषण से। और इसके अंतर्गत जो है ग्रीन मफलर के अंतर्गत उच्च ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे, आप देखेंगे आपके गांव में सड़क के किनारे किनारे वृक्षारोपण किया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 या 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण सेट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं जब कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उनको बहुगुणिता बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? बहुगुणिता बोला जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको पॉलीप्लाइड बोला जाता है। पॉलीप्लाइड और हिंदी में बहुगुणिता, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? बहुगुणिता बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों में डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीका कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये टीका है डीपीटी का टीका, ठीक है ना। डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, काली खांसी, और ये टिटनस होता है टी से, ठीक है ना। तो ये डीपीटी का टीका है। बीसीजी का टीका जो है, बीसीजी का टीका आपने पढ़ा होगा, ये क्षय रोग में दिया जाता है, जो टीबी के रोग होता है उसी के बचाव के लिए दिया जाता है, ठीक है। HIV तो आपने पढ़ा ही होगा, एड्स इसी वायरस से होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, यानी कि मेटलॉइड्स है, ठीक है। न धातु है न अधातु है, ये उपधातु है। तो उपधातु इसमें से सिलिकॉन आ जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातु हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। चलिए सभी लोग ईमानदारी से अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? भूमंडलीय तापन के लिए तो ऑब्वियसली आपको भी याद होगा ये CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। CO2 गैस राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और ये गैस वायुमंडल में फैल करके पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक करके पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? त्वरण का मात्रक, त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया? कौन सा क्रांति है ये? तो ये हरित क्रांति है। नीली क्रांति जो है आपको याद होगा, नीली क्रांति ये मत्स्य मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में। और वहीं विश्व में अगर पूछेगा हरित क्रांति का जनक कौन है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है ना। नॉर्मन बोरलॉग, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विश्व में जो है नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में MS स्वामीनाथन को। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन से है। चलिए उसके बाद देखिए न्यूलैंड का संबंध किससे है? तो मैंने बताया था ना न्यूलैंड्स के बारे में। इन्होंने जो है ऑक्टेक का नियम, अष्टक का नियम दिया हुआ था। तो अष्टक का नियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है। चलिए देखिएगा किस रंग का यानी कि वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? अब देखिए प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है ना, ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे कम बैगनी रंग का होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है यानी कि लाल का सबसे ज़्यादा है तो उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है यानी कि बैगनी, उसका विचलन ज़्यादा होता है।
तो याद रखिएगा आप, लाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक, शक्ति यानी कि पावर बोला जा रहा है, तो पावर का मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पर देखिए वाट दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, वाट हो जाएगा। और आपको याद होगा कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है ना। 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए 1 एचपी में पूछा जाता है कि कितना वाट होता है, तो 1 एचपी यानी कि 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट होता है। ये भी आप ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, उसका बल का जो है एसआई न्यूटन हो जाएगा और कार्य या ऊर्जा का जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक से प्रश्न पूछा जाता है भाई, पढ़ करके जाइएगा। तो एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा। कूलम जो होता है, ये कल ही वाले सेशन में मैंने बताया था, आवेश का कूलम्ब होता है, ठीक है ना। चलिए, ओम प्रतिरोध का होता है। अब हम लोग सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। अच्छा, सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो असम के दिग्बोई में है, असम के दिग्बोई में। और ये स्टार्ट हुआ था 1901 में, 1901 में। एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है दिग्बोई, असम में। तो वहीं पूछा गया सबसे पुराना उत्पादक, तो यहाँ पर असम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, तो फ्रेंड्स ये शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। किस राज्य में, कर्नाटक में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कावेरी हो जाएगा, शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। अच्छा, नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है ना। धुआंधार जलप्रपात पूछेगा तो नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है। कल्याणकारी राज्य की, तो कल्याणकारी राज्य यानी कि नीति निर्देशक की बात हो रहा है। नीति निर्देशक जो है संविधान के भाग 4 में है, ठीक है ना, संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में है। क्लियर, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य ही है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए, अच्छा, भाग 3 इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता है। चलिए, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, ये भी प्रश्न देखिए रिपीट हो गया है, प्रीवियस ईयर में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये आपका सीतामढ़ी में है, सीतामढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत में जो है विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या, तो 17.5%, 17.5% जो है, ध्यान रखिएगा, ये आपका निवास करती है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल भारत का कितना है, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मैंने शॉर्ट में आपको 32.87 बताया हुआ था, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार मैंने बताया था ना अभी आपको, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, 44वां संविधान संशोधन, इसी के तहत जो है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। क्लियर, तो ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। चलिए, उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था, तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा किया गया प्रयास। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, ठीक है। देखिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो फ्रेंड्स ये आपका FCI है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम, ठीक है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और यह एजेंसी भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। तो इसमें से राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था
बल्कि यहाँ पर ये अमेरिका हो जाएगा। ये राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था, बल्कि अमेरिकी सीनेट से इसकी अनुमति नहीं मिली थी। ठीक है, जबकि ये संस्थापक जो है देश में से था संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस, याद रखिएगा, पावो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस ये इसका वैज्ञानिक नाम है मोर का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है। सबसे अधिक सहायक है लोकतंत्र की उपलब्धि में, तो ये विकास है, विकास। ठीक है ना, विकास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो है ये चाइना करता है, चाइना करता है। उसके बाद भारत है, चाइना का स्थान पहले नंबर पर आता है चावल के उत्पादन में। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी हिटलर का है, जो जर्मनी का हिटलर था, जर्मनी का तानाशाह, और स्वास्तिक जो है इसका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। बताइए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो है कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका गठन जो है 31 अक्टूबर 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को जो है बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। तो ये तुलनात्मक मापनी है। ठीक है ना, तुलनात्मक मापनी के द्वारा जो है किलोमीटर और मील दोनों दूरियों को दर्शाया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन है, 1916 में हुई थी पटना हाई कोर्ट की स्थापना। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, 1916 में हुई थी। चलिए वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था। वास्को डिगामा आया था कब, 1498 में। ठीक है ना, 1498 में आया था। ठीक है, और भारत पहुंचने का मार्ग जो है अब्दुल मजीद, एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसी ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अब्दुल मजीद हो जाएगा। और एक पूछा जाता है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, ध्यान रखिएगा। और संपूर्ण विश्व का समुद्री जो है मार्ग से चक्कर लगाने वाला ये मैगलन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव भी अभी 2025 में हुआ है, 243 है। विधान परिषद पूछेगा तो 75 याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय के वुडरो विल्सन थे, उन्होंने ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रसंघ, अभी हमने बात भी किया था कि राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था अमेरिका उस समय। 1920 में राष्ट्रसंघ का गठन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था राष्ट्रसंघ का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका वुडरो विल्सन हो जाएगा। इनमें से यहाँ पर देखिएगा कि कौन परिवहन मार्ग नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन परिवहन मार्ग नहीं है। तो आप देखेंगे कि सड़क, वायु, जल है, पर्वत शिखर नहीं है। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिएगा। साइंस और जीके के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।